Yes. So we were doing this information from local correspondents or local sources. तो इसमें we were at this point, this personal bias, less accurate and delay in collection. कि अगर जो correspondents है या local source है, which who is responsible to provide information, if that source is not a very sincere source, अगर वो local source जो है, if that source is not a very reliable source, तो then information provided by that person will also not be very reliable. न्यूज़ चैनल जो है वो तो मान लो नोएडा में है, दिल्ली में है और पंजाब में कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है. अब वो ये इट डिपेंड्स अपॉन द कॉरेस्पॉन्डेंट, उसकी सिंसेरिटी है कि वो एग्जैक्ट न्यूज़ कन्वे करता है या कुछ मैनिपुलेशन कर देता है, एक्सप्लेन करते करते कुछ बात इधर की उधर कर देता है. तो वो जैसी बात करेगा वही सेम इन्फॉर्मेशन विल गो टू द हेड ऑफिस जहाँ से वो न्यूज़ चैनल वो टेलीकास्ट हो रही है, तो वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. इसका मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉरेस्पॉन्डेंट. उसका नेचर कैसा है, उसकी सिंसियरिटी का लेवल कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ दैट पर्सन इज सिंसियर पर्सन, ऑनेस्ट है, अपने काम को ठीक से कर रहा है, तो उसके जो वट एवर इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड्स देन दैट विल बी वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल. बट इन केस द सेम थिंग इज मिसिंग, तो देन इन दैट केस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दैट दिस कॉरेस्पॉन्डेंट या लोकल सोर्स दैट विल नॉट बी मच रिलायबल और एक्यूरेट. और डिले का मतलब होता है डिले इन कलेक्शन, कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स है वो टाइम पे खबर नहीं देते हैं, टाइम पे न्यूज़ को कवर नहीं करते हैं, तो फिर डिले का मतलब देर हो जाना. जैसे मैं आपको कहूँ, मान लो मैं न्यूज़ चैनल हूँ, मैंने आपकी किसी की ड्यूटी लगा दी कि आपने फगवाड़ा में बताना है कि फगवाड़ा में गोल चौक के पास क्या क्या हो रहा है. ठीक. अच्छा, तो अब गोल चौक के पास क्या हो रहा है, तो ये तभी आप बता पाओगे ना इफ़ यू आर फिजिकली प्रेजेंट देयर. आप वहाँ पर अपना कैमरा लेके, अपना रिकॉर्डर लेके आप वहाँ पे वीडियो बना रहे हो, तभी आप बता पाओगे. अगर आप 10 बजे तक घर में ही सोए पड़े हो, आप जाते ही नहीं वहाँ पे सारा दिन, वहाँ पे मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, हाउ विल यू बी एबल टू टेल मी? आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि यू योरसेल्फ आर नॉट प्रेजेंट. आप 2 घंटे बाद जाते हो, तो 2 घंटे बाद आप न्यूज़ बताओगे, इसका मतलब क्या हो गया, देर हो गई. वो न्यूज़ जब आनी चाहिए थी उस टाइम पे नहीं आई, इट हैज़ गॉट डिलेड, उसमें देरी हो गई. तो ये डिपेंड करता है कि जो कवर करने वाला पर्सन है वो किस टाइम पे जाता है, कि कितना अपना टाइमली बातों को कवर करता है, ये मीनिंग है इसका. ठीक. चलो, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, लास्ट फोर्थ मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स. सो प्लीज अंडरलाइन द मीनिंग हियर. इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स ए क्वेश्चनियर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी एंड 2 वेज आर देयर. अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना आपने. जो इन्वेस्टिगेटर है, मतलब द पर्सन हु इज डूइंग द इंक्वायरी, वो पर्सन क्या करता है, ही प्रिपेयर्स ए क्वेश्चनियर. क्वेश्चनियर इज नथिंग एल्स बट ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं. जैसे व्हेन यू गॉट एडमिशन, वेरी सिंपल एग्जांपल, जिस दिन आप आए थे, यू केम टू स्कूल फॉर एडमिशन, तो ऑन दैट डे यू फिल्ड वन एडमिशन फॉर्म 11th क्लास में एडमिशन के लिए, है ना. तो उसमें कितनी सारी चीज़ें पूछी हुई थी, मेरे ख्याल से 25 या 30 के आसपास पॉइंट्स होंगे. आपका नाम क्या है, पेरेंट्स का नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये वो सारी कितनी सारी चीज़ें थी. तो वो क्या है, इन ए वे दैट इज़ ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. यही पूछा है ना कि आप भरो, आप बताओ क्या है, क्या आपके बारे में इंफॉर्मेशन है. तो क्वेश्चन मीन्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. वो नंबर कितना होगा वो हम आगे करेंगे, दैट विल वेरी. ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चनियर्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हो. 20 है तो 20 ही क्वेश्चंस होंगे, 50 है तो 50 होंगे, ऐसा नहीं. ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किस बात के बारे में क्वेश्चनियर. तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो ही प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो उसको नाम दे देते हैं क्वेश्चनियर. तो उसके बाद फिर वो जो क्वेश्चनियर है वो क्या किया जाता है, उसको इंक्वायरी के लिए दैट क्वेश्चनियर इज यूज्ड. अब हाउ दैट यूज इज डन, उसके लिए 2 वेज हैं, 2 तरीके से दैट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी यूटिलाइज्ड. एक है बाय मेलिंग मेथड, सेकंड है बाय इन्यूमरेटर मेथड. अब नाउ वन बाय वन वी हैव टू अंडरस्टैंड मेलिंग मेथड क्या होता है. मेलिंग मेथड मतलब जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चनियर्स है, दे आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स. मेल्ड का मतलब, मेलिंग मतलब बाय पोस्ट भेज देना, डाक बोलते हैं ना, बाय पोस्ट चिट्ठी भेज देना, लेटर एनवेलप में डाल के, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को जो पेज है उसको फोल्ड करके एनवेलप में डाल के स्टैंप लगा के बाय पोस्ट अगले को सेंड कर देना. जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, सपोज आई प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, तो मैं वो एक पेपर के ऊपर
उसको नोट करके उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा लूँ, 10 एनवेलप ले लूँ, 10 बच्चों से पूछना है मैंने, 10 बच्चों को मैं आई एम इन जालंधर, मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस जाके उसको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आपको सेंड कर दूँ और आपको रिक्वेस्ट करूँ कि बेटा इसको फिल करो एंड आफ्टर फिलिंग, आफ्टर राइटिंग द इन्फॉर्मेशन आप इसको मुझे वापस सेंड कर देना। ठीक है, ये क्या मेथड होगा बाय पोस्ट वाला, दिस विल बी नोन एज मेलिंग मेथड। मतलब रिक्वेस्ट इज ऑल्सो डन टू द इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन जिसने देनी है आपने देनी है तो यू विल बी इन्फॉर्मेंट। तो इन्फॉर्मेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि भी आफ्टर फिलिंग द क्वेश्चनियर, आफ्टर फिलिंग द इन्फॉर्मेशन आप इसको प्लीज वापस इस एड्रेस पे मुझे इन्वेस्टिगेटर को सेंड कर दें। तो ये तरीका है। अब इसमें क्या होता है, सूटेबिलिटी क्या है, कब इस मेथड को अप्लाई करना चाहिए। अगर एरिया इज़ वेरी वास्ट एंड वाइड, बहुत बड़ा एरिया है तो पर्सनली इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो बाय पोस्ट तो ठीक है, अपने घर के आसपास के पोस्ट ऑफिस से सबको चिट्ठी भेज दें, लेटर भेज दें, वो एनवेलप भेज दें, तो वाइड एरिया में इट इज़ यूजफुल। और दूसरा क्या है, सेकेंडली क्या होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं दे आर एजुकेटेड, वो भी बेचारे पढ़े लिखे हों। ऐसा ना हो कि कोई इलिटरेट लोग हैं और हम उनको एनवेलप में क्वेश्चन की लिस्ट डाल के भेज रहे हैं, अगले को पढ़ना ही नहीं आ रहा है। अगर मतलब सूटेबिलिटी तभी है, दिस मेथड कैन बी सूटेबली यूज्ड अगर इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वट वी आर राइटिंग, इन विच वी आर राइटिंग द क्वेश्चन, उनको समझ आ रही है, तो ये मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं जल्दी से कर लेते हैं। इकोनॉमिकल है, ओरिजिनल है, वाइड कवरेज है। इकोनॉमिकल इन द सेंस कि पर्सनली नो इन्वेस्टिगेटर डजंट हैव टू गो, उसको खुद जा जा के सबको पूछना नहीं होता, इतना टाइम एनर्जी मनी नहीं लगाना पड़ता है, तो इकोनॉमिकल है, मतलब कम पैसों में भी काम हो जाता है। एक ये है कि एनवेलप खरीदने पड़ती हैं, फ़ोटो कॉपीज़ करवानी पड़ती हैं और स्टैंप लगानी पड़ती है, इतना खर्चा तो है, बट पर्सनली जा जा के पूछने का जो मेहनत है, हार्डवर्क है, लेबर एनर्जी टाइम मनी लगता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड ओरिजिनल है, ओरिजिनल इन द सेंस कि क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट है ही हिमसेल्फ ही इज़ राइटिंग द इन्फॉर्मेशन, वो अगला आप ही लिख के हमें आंसर कर रहा है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में करेक्ट एक्सपेक्टिंग कि वो ऑनेस्ट है, तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट इज ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। भी हम किसी थर्ड पर्सन से वी आर नॉट आस्किंग, रादर वी आर आस्किंग द सेम पर्सन, तो अपने बारे में अगला हमें ठीक ही बताएगा। जैसे यू हैव फिल्ड द एडमिशन फॉर्म, तो आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट वुड हैव रिटन एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबको पता है मैंने एडमिशन लेना है, तो मुझे करेक्ट बाद में पता चल जाएगा। अगर कुछ गलत भी लिखोगे तो इसका मतलब आप सबने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की है। आप फ़ोन नंबर गलत लिखोगे तो नुकसान किसका है, आपका होगा। आप पेरेंट्स का नाम गलत लिखोगे तो नुकसान किसका, आपका होगा। आपके बोर्ड के सर्टिफिकेट में वो स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब यू कांट अफोर्ड टू प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट है वो अपने बारे में ठीक ठीक बताते हैं, तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है। और वाइड कवरेज वही सूटेबिलिटी वाला पहले ही बताया कि बड़े एरिया में ये मेथड लगा सकते हैं। और डीमेरिट्स क्या है, इसके माइनस पॉइंट्स कुछ है। माइनस पॉइंट्स क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि जो इन्फॉर्मेंट है, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन अवर क्वेश्चंस, मैंने तो आपको मान लो बाय पोस्ट लिस्ट डाल दी, आपको क्वेश्चंस लिख के भेज दिए, अब आपका दिल ही नहीं है, यू डोंट वांट टू राइट एनी आंसर, आप उसको खोल के आपने एक सरसरी सा पढ़ लिया, बट यू डोंट वांट टू यूज़ पेन एंड यू डोंट वांट टू राइट, आपका मूड नहीं है लिखने का, दिल नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, है ना। क्यों ज़बरदस्ती, इन द सेंस कि आप आपको कंपेल थोड़ी कर सकते हैं कि आप मुझे वापस उस एनवेलप को भेजो, बाय पोस्ट भेजो, कंपल्शन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर इन्फॉर्मेंट का इंटरेस्ट नहीं है उस क्वेश्चंस भी, उन क्वेश्चंस की लिस्ट में, तो फिर वो हमें वापस भेजेगा कि नहीं भेजेगा, दिस इज़ नॉट श्योर। फिर है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड यूज़। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इन केस जो इन्फॉर्मेंट है, ही ओपन्स दैट एनवेलप, ही रीड्स द क्वेश्चन और उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनी क्वेश्चन, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। मीन्स लैंग्वेज ऑफ दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी चेंज्ड। वो हमें क्योंकि हमने अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया उसमें एड्रेस में, वो हमें फ़ोन करके नहीं पूछेगा, उसने उसी क्वेश्चन को ही पढ़ना है, जैसे समझ आएगा वो लिख देगा। दैट मीन्स चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट पॉसिबल, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे जैसे आपका बोर्ड का पेपर होता है ना, तो बोर्ड के पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आ गया, आपको नहीं समझ आया एनी क्वेश्चन, तो नोबडी कैन चेंज, इवन इन्विजिलेटर भी वहाँ चेंज नहीं कर सकते, जो आया आपको जैसी समझ आई, यू आर सपोज टू राइट दैट वेरी आंसर, है ना, बदलाव नहीं किया जा सकता। तो सेम थिंग इज हियर, क्वेश्चनियर के क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मुश्किल भी लगे, नहीं भी समझ आई, इवन देन कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई चांस ऑफ चेंज नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज करने का चांस, तो वो मिसिंग है, कुछ नहीं बदला जा सकता, जैसे समझ आए फिर वैसे ही लिखना पड़ेगा। और लिमिटेड यूज़ का मतलब है कि अगर इन्फॉर्मेंट पढ़े लिखे नहीं है,
अनएजुकेटेड हैं, या हमने बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिख दी और अगले को उतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो फिर इस मेथड का कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड यूज़ मतलब अगले को वो जो सेंस निकाल के लिखना चाहेगा, दैट पर्सन विल राइट इन दैट मैनर। जबकि हम समझते हैं ना, लैंग्वेज भी एक कई बार होता है ना, वी मेक यूज़ ऑफ ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर यूज्ड, तो अब वो डिफ़िकल्ट वर्ड अगले को पता ही नहीं लग रहा है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि फ़ोन निकाले, डिक्शनरी में उसका मीनिंग चेक करे, देखे कि क्या मतलब, इतना कोई नहीं करता है, एफर्ट कोई नहीं करता है, ठीक है? तो इसका मतलब इन दैट केस हमारा जो पर्पस था क्वेश्चनियर भेजने का, वो खत्म हो जाता है, लिमिटेड ही है उसका, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। नेक्स्ट है बायस्ड, नेक्स्ट पेज के ऊपर है, 2 पॉइंट्स आर गिवन। बायस्ड है एंड लेस एक्यूरेसी है। इसका मीनिंग है कि अगर जो इन्फॉर्मेंट है वही बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना? वो अपनी मर्जी से कुछ भी गलत-मलत आंसर लिख देता है। अब हमें क्या, हम क्योंकि सिंस वी आर नॉट स्टैंडिंग विद हिम, हम उससे पूछ नहीं रहे हैं, हमें ना ही उसके बारे में पर्सनली कुछ पता है, तो इट डिपेंड्स कि वो इन्फॉर्मेंट कैसी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर रहा है। तो अगर तो वो ठीक इन्फॉर्मेशन है फिर तो ओके, बट मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन सीन कि कई इन्फॉर्मेंट गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। तो फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कैसी होगी, वो बायस्ड इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब पार्शियल इन्फॉर्मेशन होगी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी। एंड लेस एक्यूरेसी होगी, ये इसी के साथ ही बेस्ड है। तो जो भी हम कंक्लूजन निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन हियर, इफ दैट कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो फिर रिजल्ट भी क्या होगा, वो भी लेस एक्यूरेट होगा। आप सीधी से देखो ना, गलत बात के ऊपर आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है तो हमारा हमारा जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो भी गलत ही आएगा। तो इट डिपेंड्स कि इन्फॉर्मेंट किस टाइप का है। वो मतलब दोनों, यू सी, इतने मेथड्स हमने किए हैं, तो दोनों तरफ से डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेंट की नेचर क्या है और इन्वेस्टिगेटर की। मतलब ये एक ह्यूमन एफर्ट है, ह्यूमन नेचर है, जिस तरह की हम इन्फॉर्मेशन देंगे वैसे का वैसा हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये है इसका, ये है मेलिंग मेथड का। अब सेकंड है क्वेश्चनियर जो होते हैं, उसका सेकंड मेथड है इन्यूमरेटर्स मेथड। अब यू मे आस्क कि मैम इन्यूमरेटर क्या होता है? इन्यूमरेटर होता है, अभी तक वी हैव यूज्ड द वर्ड इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर मतलब द मेन पर्सन हु इज अंडरटेकिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज इंक्वायरी, मतलब जो इनिशिएटिव ले रहा है। जैसे मान लो, लेट अस टेक एग्जांपल, मैंने आपकी क्लास के बच्चों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ पर्सनली, तो मेरा स्टेटस क्या होगा, स्टैट्स की लैंग्वेज में आई विल बी नोन एज इन्वेस्टिगेटर, ठीक है? अच्छा, अब 80 बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनली जा जा के हर एक बच्चे से पूछूं, तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब सब बच्चों के घर बहुत दूर दूर है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं, इंडिविजुअली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो अब मैं उसका एक और सोल्यूशन कर सकती हूँ। सेकेंडली, आई एम इन जालंधर, तो मेरे लिए मान लो ये पॉसिबल नहीं है मैं हर एक बच्चे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करूँ, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन टेक हेल्प ऑफ सम अदर पीपल हु विल असिस्ट मी इन माई वर्क, जो मेरे काम में मेरी हेल्प करेंगे। दोज असिस्टेंट्स जो मेरी हेल्प करेंगे उनको कहा जाता है स्टैट्स में इन्यूमरेटर। अब मान लो मैंने 8 लोगों को अपने साथ लगा लिया, 8 लोगों की ड्यूटी लगा दी, उनको अपने साथ मिला लिया, उनको अपने काम में, मतलब उनको कहा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरी हेल्प करो। अगले कहते हैं ठीक है जी हम करते हैं, बदले में मुझे उनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि फ्री में कोई करेगा, ठीक है? तो अब वो जो मैंने 8 लोगों को लगाया, क्लास में देयर आर 80 स्टूडेंट्स, तो व्हाट डू आई डू, अब मैं इंडिविजुअली हर एक पर्सन को कह देती हूँ कि भाई आपने जी 10 बच्चों को कवर करना है। तो एक आदमी 10 बच्चों को कवर करेगा, 2 आदमी 20 को करेंगे, 3 30 को करेंगे, ऐसे करते करते 8 पर्सन्स, 8 इन्यूमरेटर्स, उनको बोला जाएगा इन्यूमरेटर। तो दोज 8 इन्यूमरेटर्स विल कवर 80 स्टूडेंट्स, 10-10 बच्चे हर एक के हिस्से में आ गए। अब उन लोगों की, इन्यूमरेटर्स की ड्यूटी होगी कि वो जो उनके हिस्से में 10 बच्चे आए हैं, सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये मेथड होता है कि मतलब मैंने बाय पोस्ट नहीं भेजा, रादर आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ सम अदर पीपल, उनका नाम हो जाएगा दोज हु आर हेल्पिंग मी, दे विल बी नोन एज इन्यूमरेटर। नाउ आई डिवाइडेड द ड्यूटी अमंग दोज पीपल, दोज इन्यूमरेटर्स, एंड रिक्वेस्टेड देम टू गो टू 10-10 स्टूडेंट्स, ग्रुप बना दिए कि ये 10 बच्चों को आपने पूछना है, ये 10 को आपने पूछना है, ये 10 को आपने पूछना है। नाउ दोज इन्यूमरेटर्स विल कम टू यू, दे विल आस्क क्वेश्चंस, आप आंसर बताओगे, वो आपके सामने बैठ के पूछेंगे, यू विल गिव द रिस्पॉन्स, यू विल गिव द आंसर, और वो इन्यूमरेटर, he will fill that information in that list of questions himself। वो अपना पेपर पेन लेके अपना क्वेश्चन की लिस्ट लेके बैठा होगा आपके सामने, आप वो क्वेश्चन पूछेगा, यू विल आंसर, और वो पर्सन खुद लिखेगा
आपको नहीं कहेगा लिखने के लिए, ही विल राइट द आंसर हिमसेल्फ, ठीक है। तो जब वो इन्यूमरेटर आप लिखता है, खुद लिखता है, तो देन वो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसको कह देते हैं शेड्यूल, ठीक है। क्वेश्चनियर कहते हैं जब बाय मेल भेज देते हैं कि रिस्पोंडेंट खुद भरे, इन्फॉर्मेंट भरे, मतलब आप भरोगे इन्फॉर्मेशन तो कहलाएगा वो क्वेश्चनियर। बट अगर आप सिर्फ मुंह ज़बानी बताते हो, आप ओरली बता देते हो, इन्यूमरेटर खुद से लिखता है, वो अपने आप लिखता है, तो देन उसी क्वेश्चनियर का नाम बदल जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड शेड्यूल। ये बीच में दिया हुआ, लेटर ऑन यू कैन रीड, तो वो शेड्यूल बन जाता है। क्वेश्चन वही है बट सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया, शेड्यूल। अब ये मेथड अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं? सूटेबिलिटी क्या है कि अगर एरिया बहुत बड़ा है, तो मतलब एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली सब जगह नहीं जा सकता, तो ये ठीक है मेथड, ही कैन टेक हेल्प, बड़े एरिया में ले सकता है। देन इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स। यहाँ प्लीज मेक द करेक्शन, स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर ये वर्ड की जगह प्लीज राइट हियर इन्यूमिरेटर, ये वर्ड को ठीक करिए, इन्वेस्टिगेटर की जगह इन्यूमिरेटर। कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ खास टाइप की इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल टाइप की इन्फॉर्मेशन है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, तो उसको कोई ट्रेंड पर्सन ही पूछ सकता है और ट्रेंड पर्सन ही उसका आंसर कर सकता है। जैसे आई गेव वन एग्जांपल येस्टरडे ऑल्सो, जैसे कोई आईज से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं। हार्ट से रिलेटेड, बॉडी के किसी भी पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वी गो टू द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसको उस पार्ट के बारे में ही, जिसकी स्पेशलाइजेशन है। हार्ट वाला है तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास ही जाते हैं, कोई बोन्स की कोई प्रॉब्लम है तो बोन्स वाला जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास ही जाते हैं ना। तो जब हमें कुछ खास टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस केस में हमारे इन्यूमरेटर भी ट्रेंड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, मतलब उनको पता हो कि अपना काम कैसे करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है, कैसे लोगों को क्वेश्चन पुट करना है, किस तरीके से पूछना है, तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब उस तरह से ये मेथड लगा सकते हैं। फिर है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, अब यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेटर एंड कर लो साथ में, एंड इन्यूमरेटर्स, दे आर वेल वर्स्ड इन लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर। ये तो सीधा सा पॉइंट है कि जब भी व्हेन वी मीट एनीबडी पर्सनली, तो हमें उन लोगों का बोलचाल आनी चाहिए, उन लोगों की लैंग्वेज आनी चाहिए, उन लोगों के जो एक कल्चरल नॉर्म्स होती हैं, मतलब उठना बैठना, उनका तौर तरीका क्या है, वो सब पता होना चाहिए, है ना। जैसे हम कोई मान लो बिहार में गए हैं या यूपी में गए हैं, तो वहाँ जाके अब हमें उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। वहाँ जाके हम किसी रिमोट विलेज में चले जाए एंड वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश और इन पंजाबी, तो वो नहीं लोगों को समझ आएगा। सिमिलरली पंजाब के विलेज में आके कोई, मिजोरम से आके कोई क्वेश्चन पूछे अपनी मिजो लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमारे पंजाबी लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे, उनको नहीं पता लगेगा, है ना। तो इसका मतलब कि जब कोई पर्सनली कुछ बातचीत करनी होती है तो वी शुड नो अबाउट द कल्चर, कि कैसे पूछना है, कैसे बात करनी है, उनकी लैंग्वेज क्या है, अगले को समझ आ जाए, इस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ये मेथड लगा सकते हैं। फिर इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? ये सिंपल ही हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले मेलिंग मेथड के थे, कि वाइड एरिया कैन बी कवर्ड। अब मैं थोड़ा सा क्विकली कर रही हूँ क्योंकि सेम ही है ये। एक्यूरेसी होगी, क्योंकि जब सामने सामने बैठ के बात करते हैं तो अगेन इट डिपेंड्स, आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट, डिपेंड करता है इन्फॉर्मेंट हमें सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। अज्यूमिंग कि ही इज प्रोवाइडिंग अस करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। फिर पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है, मतलब इन्यूमरेटर और जो इन्फॉर्मेंट है वो आमने सामने बैठे होते हैं, तो अदर देन द क्वेश्चंस लिस्ट, कुछ और भी इधर उधर की हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइट सा एटमोसफियर होता है, थोड़े कुछ और भी बातचीत कर सकते हैं, कोई करंट इश्यूज पे भी बात कर सकते हैं, अगले का थोड़ा नेचर या उसका व्यू पॉइंट समझा जा सकता है, जो क्वेश्चन की लिस्ट में नहीं है, बट अदरवाइज वी कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर। उसके बाद इम्पार्शियलिटी है, कि जो इन्यूमरेटर है वो बड़े इम्पार्शली काम करते हैं, अज्यूमिंग कि वो इम्पार्शली काम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनका अपना कोई पर्सनल तो काम नहीं है, रादर दे आर वर्किंग फॉर द इन्वेस्टिगेटर, वो किसी को असिस्ट कर रहे हैं, उसके काम में सैलरी ले रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं, तो वो बड़े न्यूट्रल होके काम करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका कोई पर्सनल किसी से लेना देना नहीं है। तो उस केस में फिर क्या हो जाता है, इम्पार्शियल बिहेवियर होता है इन्यूमरेटर्स का। और फिर कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस का मतलब कि ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इन्यूमरेटर, कोई क्वेश्चन का आंसर मिसिंग नहीं रहता है, क्योंकि वो खुद से सारे आंसर फिल कर रहा है, सारी ब्लैंक्स को फिल कर रहा है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जो छूट जाए या जिसका आंसर ना लिखा जाए, क्योंकि वो खुद से सारे काम कर रहा है, ठीक है। फिर है डीमेरिट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, एक्सपेंसिव है। माइनस पॉइंट यही है कि जो इन्यूमरेटर्स हैं दे आर टू बी पेड ऑल्सो फॉर देयर सर्विसेज, तो फिर उनको पेमेंट करनी पड़ती है, तो उस सेंस से ये फिर एक महंगा मेथड है, एक्सपेंसिव है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स, ये भी डिपेंड करता है कि
इन्यूमरेटर जो ट्रेंड हैं, जो जिनको ये काम करने का एक्सपीरियंस है, क्या ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर के आसपास उसको मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, है ना? अगर नहीं मिलेंगे तो वो बेचारा इन्वेस्टिगेटर, फिर उसको तो अकेले ही सारा काम करना पड़ेगा, फिर वो ये मेथड को यूज़ नहीं कर सकता है। मतलब ट्रेंड जैसे जैसे आप ऐसे समझो, आपके घर के आसपास मान लो कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की कोई बिल्डिंग बना दी जाती है। अब बिल्डिंग से तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सब मशीन्स इक्विपमेंट सब कुछ लगा दिया। वहाँ पे मान लो वो आँखों का हॉस्पिटल है, आईज़ हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आईज़ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वही ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसे हॉस्पिटल का काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर इन्यूमरेटर ही आसपास अवेलेबल नहीं है इन्वेस्टिगेटर को, तो देन दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिर है टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, अगला हर एक के पास जाएगा, बातचीत करेगा, तो कितना टाइम कंजम्पशन, मतलब पूछताछ में फिर आने जाने में सब जगह टाइम लग जाता है। फिर नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसका मतलब है नेक्स्ट पेज के ऊपर लेट अस सी कि जो प्राइवेट किसी पर्सन का होता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में जो इन्फॉर्मेंट हैं वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहते। तो मोस्टली ये मेथड तभी अप्लाई किया जा सकता है अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी का कोई काम है, गवर्नमेंट का कोई काम है, तब तो ये मेथड लगाया जाता है कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत वास्ट रिसोर्सेज होते हैं, दे कैन टेक हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, तब तो ठीक है। बट कोई कहे, जैसे आप कहो या मैं कहूँ कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम अपना पर्सनल कुछ ऐसा कुछ करते हैं, इन्यूमरेटर लगा के लोगों के पास भेजते हैं, तो लोग भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्योंकि अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन नोबडी वांट्स टू गिव। ठीक है, फिर लास्ट है पार्शियल इन द सेंस, आप ध्यान से आपने अगर ऑब्जर्व करो, बात एक ही है, उसको हम नेगेटिव पॉइंट में भी ले आते हैं, पॉजिटिव में भी ले आते हैं, सेंस चेंज कर देते हैं। अब पार्शियल कैसे है कि अगर इन्यूमरेटर ही पार्शियल है, अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मैं ही लिख रही हूँ, अब आपने मुझे बताया कि मैंने पूछा आपसे कि व्हाट वर योर परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स यू गॉट इन 10th क्लास, तो आप मुझे कहो मैम 80%। अच्छा, अब मैं पार्शियल हूँ, मान लो मैं उस बच्चे के साथ पार्शियल हूँ, तो मैं, आपने बताया मुझे 80% और मैं अपने लिखने में लिख दूँ वहाँ पे 78%। अब आपको मैंने दिखाया ही नहीं, आपको फॉर्म पढ़ाया ही नहीं, मैंने अपनी मर्जी से 2% कम कर दिए, या किसी को मैं फेवर कर रही हूँ तो मैं 2% बढ़ा दूँ, अगले ने कहा 80, मैं लिख दूँ 82%। तो ये मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा ना कि मैं पार्शली काम कर रही हूँ कि न्यूट्रली काम कर रही हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, अगर जो इन्यूमरेटर है वो बायस्ड है, पार्शियल नेचर वाला है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी गलत ही लिखेगा। तो इन दैट केस जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी ऑल्सो। अब है कि जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन एयर है, मतलब वो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, वेदर इट हैज़ बीन सेंट बाय मेलिंग मेथड और इट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय इन्यूमरेटर मेथड, मेथड कोई भी हो, बट मेन थिंग इज कि जो क्वेश्चंस की लिस्ट है वो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, वट टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड बी देयर इन दैट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो जो शेड्यूल है, मतलब जो इन्यूमरेटर पूछ पूछ के पूछ रहा है लोगों को और लिख रहा है, या बाय मेल भी भेज रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। तो यहाँ पर ये आप लिख लो, क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज और फीचर्स, एनी वर्ड कैन बी देयर, या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, एक अगर हम बढ़िया क्वेश्चनियर बनाना चाहते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज शुड बी देयर इन दैट। तो फ्यू पॉइंट्स हैव बीन गिवन, एज पर द मार्क्स अगर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, तो यहाँ 9-10 पॉइंट्स हैं, आप सारे पढ़ लो, जो आपको इजी लगे यू कैन मेक यूज ऑफ दोज पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट है कि क्वेश्चंस का जो नंबर है दैट शुड बी लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब थोड़ा कम क्वेश्चंस होने चाहिए, ये नहीं कि आप 100 क्वेश्चन पूछ लो, 200 क्वेश्चन पूछ लो, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके 100 क्वेश्चंस की लिस्ट को पढ़े बैठ के, किसी के पास इतना टाइम नहीं, तो थोड़े क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि अगला जल्दी जल्दी से उसको फिल कर सके। ठीक है, फिर है सिंप्लिसिटी की लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इन विच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड दैट शुड बी वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, टेक्निकल टर्म्स शुड बी अवॉइडेड, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, मतलब बहुत हैवी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए कि अगले को समझ ही ना आए, ऐसी सिंपल सी लैंग्वेज हो कि जो पढ़ रहा है पर्सन उसको आराम से समझ आ जाए, तो सिंपल लैंग्वेज। फिर है प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, वो मतलब एक सीक्वेंस में ऑर्डर में क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे जैसे आपने एडमिशन फॉर्म भरा तो वो एक तरह से वो क्वेश्चनियर ही है। ठीक है, तो जब आप एडमिशन फॉर्म भरा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उसमें क्या पूछा, पहले आपका नाम, है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर पेरेंट्स का नाम,
आपका होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिर आगे आपने कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो, मतलब एक ऑर्डर में पूछा। ऐसे तो नहीं आपने देखा उस एडमिशन फॉर्म में कि पहला ही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन रेजिडेंशियल एड्रेस, आपके घर का एड्रेस क्या है, नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन मोबाइल नंबर, नंबर एंड में जाके पूछे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो कोई तुक तो नहीं बनती है। पहले क्या होना चाहिए, पहले एप्लीकेंट का नाम ही होना चाहिए, भी कौन सा बच्चा है पहले उसका नाम आना चाहिए। मतलब ये कि ऑर्डर में ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए, बेतुके ढंग से इररेलीवेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि इससे अगले को, पढ़ने वाले को समझ नहीं आता है। फिर है कि अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। अनडिज़ायरेबल मतलब अगले की, वी कैन से, जो पर्सनल मैटर्स हैं या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। जैसे नॉर्मली किसी की इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड, किसी के घर में जॉइंट फैमिली है कि इंडिविजुअल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, वो नहीं पूछना चाहिए। या किसी की इनकम का क्वेश्चन, या किसी की एज से रिलेटेड क्वेश्चन, या तुम्हारे कितने रिलेटिव्स हैं, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कितने रिलेटिव हैं कि नहीं है, है ना। ऐसे पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि नोबडी वांट्स टू आंसर पर्सनल क्वेश्चंस। फिर है नॉन कंट्रोवर्शियल, कि ऐसी कोई बात नहीं पूछनी चाहिए जिस पे अगले को बुरा लगे, और वो क्वेश्चन सब लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। जैसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, या कोई और किसी का इंडिया की, जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, इंडिया को किस कंट्री के साथ रिलेशन रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। जैसे मान लो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि चाइना हमारा एक एनिमी कंट्री है, तो अब क्वेश्चनियर में मान लो मैं लिख दूं कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। अब हो सकता है मेनी पीपल मे नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ये इस बात से सारे सहमत नहीं होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए जिसपे सब लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियन, और सबको बुरा लग सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। फिर है कैलकुलेशंस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो लोग होते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम अपना टाइम और माइंड ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, सीधी सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमें, मतलब वी ट्राई टू अवॉइड कि कैलकुलेशन ना हो, आराम से हम इजीली एक फ्री फ्लो में फिल करें। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट अवॉइड करना चाहिए। फिर है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब कि जब व्हेन वी प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर, तो बिफोर सेंडिंग टू ऑल द इन्फॉर्मेंट्स, सबको भेजने से पहले कुछ 2-4 लोगों के ऊपर उसका टेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कोई, आई हैव प्रिपेयर्ड ए क्वेश्चनियर, आई वांट टू सेंड इट टू ऑल द 80 स्टूडेंट्स, तो मुझे सब 80 बच्चों को सीधे ही नहीं भेज देना चाहिए कि मैंने लिस्ट बना ली और मैं सेंड करती हूँ। नो, पहले मुझे कोई 2-4 बच्चों को रैंडमली, कोई भी 2-4, ऐसा नहीं कुछ सोच के कोई खास बच्चा, ऐसा कुछ नहीं, कोई 2-4 बच्चों को मुझे वैसे ही वो भेजना चाहिए और पूछना चाहिए कि हाँ जी बेटे, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है इसको फिल करने में। आपकी ओपिनियन 2-4 बच्चों की पूछनी चाहिए। इफ़ ऑल आर कंफर्टेबल, आराम से सबका फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं आई, तो फिर दैट इज़ कॉल्ड प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। पायलट यहाँ वो प्लेन वाला नहीं, इसका यहाँ पर सिर्फ मतलब है कि पहले 2-4 लोगों के ऊपर चेक कर लेना चाहिए कि हमारा क्वेश्चनियर अगले को समझ आ रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, देन वी कैन सेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द इन्फॉर्मेंट्स, फिर भेज सकते हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस दे देनी चाहिए। जैसे आप देखते हो ना आपके क्वेश्चन पेपर में क्लास सब्जेक्ट लिखा होता है, सेट लिखा होता है, और उसके बाद होता है जनरल इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड्स में करना है, इसका आंसर 60 वर्ड्स में करना है, या ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चनियर में जो भी हम चाहते हैं कि ये बातों को फॉलो किया जाए, तो दैट दोज इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द वेरी बिगनिंग। उसके बाद है क्रॉस वेरिफिकेशन, कुछ कुछ कर लेनी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब कि कोई 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे हों जिससे पता चल जाए कि अगला जो आंसर लिख रहा है वो ठीक लिख रहा है कि गलत लिख रहा है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लो किसी फॉर्म में पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ, है ना, तो आपने लिख दी। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है कि गलत लिखी है ना, एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो मुझे फिर थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस के बाद कुछ ऐसे लिख लेना चाहिए, पूछना चाहिए, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एज, आपकी अभी एज कितनी है। तो अब आप लिख दोगे जो भी आपने लिखना है, आप लिख दोगे। तो अब मेरे पास क्रॉस वेरिफिकेशन करने का चांस है। क्रॉस वेरिफिकेशन मतलब मैं दोनों बातों को क्रॉस चेक कर सकती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं गिन सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ कि आपकी एज इस समय 15 ईयर्स है या 16 ईयर्स है। और आप मान लो एज में आपकी एज बनती है मान लो 15 ईयर्स, और आप लिख रहे हो 18 ईयर्स, है ना।
आपकी प्रेजेंट एज में आप 18 लिख रहे हो, बट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी उम्र बन रही है, एज बन रही है 15 ईयर्स, 15 साल बन रही है। तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि समवेयर यू आर राइटिंग रॉन्ग, या तो आपने एज गलत लिखी या आपने डेट ऑफ बर्थ गलत फिल की है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो मतलब ऐसे थोड़ा पता लगा लेना चाहिए। फिर लास्ट है रिक्वेस्ट टू रिटर्न, कि एंड में इन जो क्वेश्चन के एंड में ये भी लिखना चाहिए कि आफ्टर फिलिंग, ये तब होता है जब हम मेलिंग मेथड से भेजते हैं कि भाई प्लीज़ व्हेन यू फिल दैट इन्फॉर्मेशन, तो इसको आप वापस भेज दो। जैसे आपको गूगल फॉर्म भेजते हैं तो साथ में लिखते हैं ना कि प्लीज़ सेंड दिस गूगल फॉर्म, सबमिट दिस गूगल फॉर्म टिल दिस और दैट डेट, या शाम तक 5 बजे तक भेज दो या कल तक भेजो। तो दैट मीन्स रिक्वेस्ट टू रिटर्न है कि भी इसको आप टाइमली आप उसको वापस कर दो। ठीक है जी। नाउ प्लीज़ कम टू नेक्स्ट 2-3 पेजेस दैट यू प्लीज सी। आई हैव नॉट टेकन द स्लाइड्स ऑफ दोज पेजेस, वो आप अपनी बुक से देखो। आगे दिया हुआ ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सम एग्जांपल्स, तो ये आपने याद नहीं करना है, दिस जस्ट यू हैव टू सिंपली रीड किस टाइप से क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। जैसे ये हम सारे अपने क्वेश्चन पेपर्स में भी इवन वी पीपल मेक यूज ऑफ दिस। जैसे होता है सिंपल ऑल्टरनेटिव, जैसे होता है ना यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन, या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब दो में से एक चीज होगी, या आप यस लिखोगे या आप नो लिखोगे, इधर यू राइट ट्रू या यू विल राइट फॉल्स, राइट और रॉन्ग, टिक मार्क वाले, टिक एंड क्रॉस। तो मतलब एक ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। या सेकेंडली मल्टीपल चॉइस, ये तो आप ऑल आर वेल वर्स्ड, पेपर्स में हम डालते हैं ना 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चनियर में। फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का मतलब कि कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैं आपको पूछूं कि वेयर डू यू लिव, तो अब आप जहाँ आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हो आप उसका एड्रेस दोगे, तो मतलब ये हर एक बच्चे का अलग अलग है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। या मैं पूछूं कि व्हाट कैन आई से, इन विच इज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये जिसका जो होगा वो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। किसी का कंप्यूटर होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का कुछ और होगा, तो सबका अपना अपना आंसर है। स्पेसिफिक मतलब जिसमें आंसर वेरी करेगा। ठीक है। और लास्ट होता है ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस होते हैं कि कोई जनरल सा कोई क्वेश्चन पूछा होता है, उसमें आपका व्यू पॉइंट इज आस्क्ड। जैसे हम कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ते हो पेपर में, दिस जैसे इंडिया इज ए वेरी पुअर कंट्री, बट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड कि हाउ कैन वी रिड्यूस पॉवर्टी। तो इसका मतलब आपका सुजेशन पूछा है, आपका व्यू पॉइंट पूछा है कि कैसे पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है। तो हर एक बच्चा अपना अपना सुजेशन लिखेगा। तो ये ऐसा मतलब अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने वाले ऐसे भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ आइडियल क्वेश्चन एयर, प्रिंसिपल स्टेप्स। ये नहीं करना है आपने, दिस पार्ट इज टू बी स्किप्ड, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर आप इफ यू वांट टू रीड यू कैन, बट अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जामिन्ड। ठीक है। नाउ जो हमारा मेन काम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जो एज पर द सिलेबस वट वी आर सपोज टू डू, दैट इज फ्रॉम हियर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है। तो उस सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग, जो सेकेंड हैंड डाटा होता है मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, एंड वी पीपल वी जस्ट मेक यूज ऑफ दैट। तो अब ये कहाँ से मिल सकता है, फ्रॉम वेयर कैन वी गेट इट। तो इट हैज़ टू सोर्सेज, वन इज कॉल्ड पब्लिश्ड एंड वन इज अनपब्लिश्ड। ठीक है। तो पब्लिश्ड क्या होते हैं, पब्लिश्ड वर्ड से ही क्लियर है, पब्लिश्ड मतलब प्रिंटेड, कोई बुक की फॉर्म में प्रिंटेड है, कोई पैम्फलेट की फॉर्म में प्रिंटेड है, कोई रजिस्टर के ऊपर प्रिंटेड या हैंड रिटन, कोई भी हो सकता है, टाइप्ड भी हो सकता है, हैंड रिटन भी हो सकता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन पहले से लिखी हुई है, रिटन फॉर्म में है, दैट इज द मीनिंग। तो अब ये पब्लिश्ड सोर्सेज है ना, आगे देखिए जरा अपना 7-8 एग्जाम्पल्स आर गिवन। ठीक है जी। तो आपने ये पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन याद नहीं करना है, होल ऑफ द कंटेंट इज नॉट टू बी लर्न, इसमें ओनली एग्जाम्पल्स आर टू बी लर्न। जैसे फर्स्ट है ये गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कौन सी होती हैं, दोज पब्लिकेशंस, दोज मटेरियल विच आर पब्लिश्ड बाय हूम, नाम से क्लियर है, पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है, पब्लिश करके जनता के सामने रखती है, पब्लिक के सामने रखती है। जैसे गवर्नमेंट का जैसे बजट होता है, एवरी ईयर बजट प्रिपेयर करते हैं, तो बजट रिटन फॉर्म में सबके सामने होता है, तो दैट इज ए प्रिंटेड या पब्लिश्ड सोर्स। हमें उसके कुछ भी उसके बारे में पता करना हो तो हम उसको निकाल के पढ़ लेते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट की कोई पूरे साल की परफॉर्मेंस है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो गवर्नमेंट उसको हर साल प्रिंट करवाती है। तो यहाँ पर नीचे करके फ्यू एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, वो आपने अंडरलाइन करने हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारे गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस के नाम हैं। तो आउट ऑफ दीज फ्यू एग्जाम्पल्स यू कैन लर्न एनी 2-3, जो भी आपको ईजी लगे, यू कैन लर्न दोज। फिर है ये रिपोर्ट ऑन करेंसी, बैंकिंग, लेबर गजट,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एटसेट्रा. सो वट एवर एग्जाम्पल्स यू फील ईजी, जो आपको कंफर्टेबली जो याद हो सकते हैं, उनके 2-3 के नाम आपने यहाँ से लर्न करने हैं. ठीक है, ऑल दीज आर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. नेक्स्ट है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. इसमें आ जाता है मेनली जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं. तो लोकल कौन सी होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, तो वो जो अपना डाटा पब्लिश करते हैं. तो वो जैसे मान लो किसी सिटी में वाटर कंजम्पशन कितना हुआ है, उसका डाटा वो पब्लिश करें. कितने नंबर ऑफ बर्थ्स की रजिस्ट्रेशन हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में जाके, कॉरपोरेशन वहाँ जाके सर्टिफिकेट बनाते हैं. तो मान लो वो हर साल अपना डाटा पब्लिश करते हैं कि इतने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना है, या लोगों की डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो अपना डाटा पब्लिश कर दें, या कुछ भी एनीथिंग. तो ये कॉरपोरेशन या कमेटी जो भी इनके मैटर है, काम होते हैं, उससे रिलेटेड अगर दे पब्लिश करते हैं, तो वो डाटा कहलाता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. ठीक है, आगे भी ऐसे एग्जांपल्स ही हैं. Meanings are not to be learned, only names of examples are to be done. So today we do only up to this second part, second point. Rest we do tomorrow because time is going to be over.